नमस्कार। पता है दर्शकों, सुबह की रौनक बढ़ जाती है अगर अपनों का साथ होता है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं आपसे कहूँगी कि हर सुबह बिहार बिहान में हमारे साथ होते हैं हमारे अपने यानी हमारे दर्शक, और होती है बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें भी। तो आपको बताते चलूँ कि मैं हूँ आज आपकी अपनी होस्ट निहारिका। बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। हमारे जो अपने होते हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जब हमारे पास खुशियाँ होती हैं तो हम कहाँ बांटते हैं, हमारे अपनों में ही ना। और जब परेशानियाँ होती हैं तो हमारे अपने हम सभी के लिए संबल बन जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब परेशानियाँ जीवन में आती हैं, जब कुछ निर्णय लेना होता है तो हमारे लिए संबल बनते हैं, हमारे लिए पथ प्रदर्शक बनते हैं महापुरुषों के कथन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम का, रुख करते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर इस मुट्ठी में कलम और किताब की जगह बचपन की जगह हमने काम थमा दिया तो फिर इस जवाब पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सच पूछिए तो बाल श्रम एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, और हमारी सरकार इसमें कई तरीके से काम भी कर रही है, और उसमें एक प्रमुख है बाल श्रम अधिनियम 1986। आज विस्तार पर इस पर चर्चा करेंगे अपने आज के मेहमान से, और इसी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री गौतम कुमार यादव जी को। तो आइए स्वागत करें अपने आज के मेहमान का। गौतम जी, बेहद अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम में। जी आपका। सबसे पहली बात तो ये गौतम जी, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो अगर हमने वहाँ ध्यान नहीं रखा तो पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए हम एक बड़ी समस्या आमंत्रित करते हैं, और इसी पर लगाम लगाता है, रोकथाम लगाता है ये अधिनियम। तो पहला सवाल आपसे ये कि ये जो बाल श्रम अधिनियम 1986 है, ये क्या कहता है? देखिए, जो हमारा बाल श्रम अधिनियम 1986 जो आया जी, हालांकि बाद में बहुत सारे इसमें संशोधन भी हुए हैं जी। 1912 में भी हुआ, उसके बाद में 17 में भी है, तो बहुत सारा उसमें संशोधन करके अभी जो बेसिक जो चीज़ है, तो हमारे जो बाल से संबंधित समझिए कि ये दो चीज़ है। एक है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे, और एक है 14 साल से ऊपर और 18 से जो कम हो। तो ये जो हमारा बाल श्रम अधिनियम सेक्शन 3A में वो प्रोवाइड करता है कि वैसे बच्चे जिनके, सेक्शन 3 में वैसे बच्चे जिनका उम्र 14 से कम हो, अच्छा, तो वैसी स्थिति में उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं लिया जा सकता है, किसी भी काम में उनको लगाया नहीं जा सकता है। और 3A जो बताता है कि अगर आप 14 से ज़्यादा और 18 से कम है तो वैसी स्थिति में उनसे काम आप ले सकते हैं, लेकिन उसका भी समय निर्धारित है। अच्छा, समय निर्धारित है कि ये किसी बच्चे से जिसका उम्र 14 से 18 वर्ष हो, 18 से कम हो, 14 से ज़्यादा और 18 से कम, तो वैसे बच्चों से अगर आप कार्य लेते हैं तो उसमें समय निर्धारित है कि ये मिनिमम आपका 6 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा ही उसे आप काम ले सकते हैं। और इस 6 घंटा में 3 घंटा के बाद 1 घंटे का उसको ब्रेक मिलना चाहिए। अच्छा, और उसमें भी है कि जोखिम भरा काम आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है कि उसमें जो जोखिम भरा काम आप नहीं ले सकते हैं उनसे। जी जी जी। और बहुत सारी चीज़ें उसमें है कि अगर वैसे व्यक्ति जो वैसे बच्चों से काम ले रहे हैं जो 14 साल से कम के हैं, तो उसी में प्रावधान है कि अगर ऐसा जानकारी अगर मिलती है तो मिलने के बाद में कोई भी व्यक्ति इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, जी जी। जो
इंस्पेक्टर होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, उनके यहाँ इसकी सूचना दी जा सकती है। मैं ये बात आपसे पूछना भी चाह रही थी, क्योंकि कई बार होता ये है कि हमारे आस पड़ोस में ये गतिविधियाँ हो रही होती हैं, हम देखते हैं कि बच्चों से काम करवाया जा रहा है, पर हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या स्टेप उठाएं, हम क्या कदम उठाएं, हमें क्या करना चाहिए। तो आपने कहा कि एक आम व्यक्ति भी अगर ऐसा देखता है कि बच्चे काम कर रहे हैं जो कि इस कानून के दायरे में आता है, तो वो क्या क्या कदम उठा सकता है, विस्तार से बताएं। अगर उसको जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना पुलिस को दे सकता है। लेबर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर होते हैं जो टाइम टू टाइम उसको इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, जांच करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि इस तरह की काम कहीं किसी भी इंटरप्राइजेज में ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। और वैसी जानकारी अगर उनको मिलती है तो फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। उनके एज का डिटर्मिनेशन होता है, इंक्वायरी होती है कि जे इसमें, हालांकि नियम ये भी है कि कहता है कि जो भी इंटरप्राइजेज हैं, जो भी अपने यहाँ काम ले रहे हैं, तो उनको अपने बोर्ड पर उसको लिखवाना होगा कि हम, ये सेक्शन 12 जो है प्रोवाइड करता है कि जितने इंटरप्राइजेज हैं सभी लोगों को ये लिखना होगा कि इसमें बच्चे कार्य पर नहीं लगे हैं। अच्छा, ये सूचना देनी है, ये सूचना उनको बोर्ड पर ही ये आना चाहिए जी। और ये भी है कि अगर कोई इसकी इन्फॉर्मेशन देता है उस बच्चे के बारे में कि बच्चा जो 14 साल से कम है उससे कार्य लिया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में इंस्पेक्टर उसको अपना छापेमारी भी करते हैं, पुलिस भी पहुंचती है, उसको अपने स्तर से रिकवरी करके फिर उसको जी। तो जिस तरीके से आपने बताया गौतम जी कि आस पड़ोस में भी अगर हम देखते हैं तो हम खुद भी कदम उठा सकते हैं, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे थोड़े और विस्तार से कि क्या कहता है ये कानून। सर, अगर हम बात करें इसी से जुड़े कुछ सवालों पर और भी, तो एक सवाल मन में आता है कि जैसे मान लीजिए किसी का अपना पारिवारिक व्यवसाय है, वहाँ उनके बच्चे काम कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है, वहाँ काम कर सकते हैं या नहीं, क्या कहता है कानून? उसके अंतर्गत जो हमारी जो नई जो आई है 1916 का जो संशोधित जो अधिनियम है, उसमें जो दिए हुए है सेक्शन 312 के अंतर्गत, उसमें ये प्रोविज़न है कि वो अपने फैमिली के अंतर्गत कोई भी कार्य कर सकता है तब तक जब तक उसका जो स्कूल का जो टाइमिंग है, पढ़ने की जो उसका टाइमिंग है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। मतलब कि उसका जो स्कूलिंग आवर है उसमें उसको छोड़ करके बाकी का जो समय है उसमें अपने फैमिली में वो सहयोग कर सकता है। अच्छा, तो सहयोग कर सकता है, पर उसकी भविष्य में के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें कोई व्यवधान बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। तो अगर मैं बात करूं बाल श्रम अधिनियम की, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो हमारे यहाँ का माहौल है, जब बच्चे काम पर जाते हैं ना, तो कई बार आर्थिक पक्ष भी होता है और माता पिता अभिभावक ही उन्हें काम पर भेजते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये कदम माता पिता ने उठाया है या अभिभावक उन्हें काम पर भेज रहे हैं, तो क्या ये कानून उनके लिए भी दंड का प्रावधान करता है? जी, ये अगर ऐसा वो कर रहे हैं जी, वैसे बच्चे जिनकी उम्र 14 से कम है, तो वैसी स्थिति 14 से कम है या फिर अभी तो नया जो प्रावधान है उसको पूरी तरह से अब ले लिया है कि 18 से, किशोर को अब उम्र कर दिया है 14 से 18। अच्छा, तो इसको दो भाग में बांट दिया है, एक बाल बच्चे चाइल्ड और एक किशोर। तो किशोर को कर दिया कि 14 से 18। तो 14 से 18 के लिए है कि वो अपना काम उनकी अनुमति से वो कर सकता है, लेकिन यहाँ अगर वो 14 से कम है फिर भी अगर वो माँ बाप उनको उस बच्चे को भेज रहे हैं काम करने के लिए, तो वो भी दंड के भागी होंगे। उनको भी दंड होगा, उनको भी पेनाल्टीज और उनको भी फाइन इम्पोज किया जा सकता है। भी ख्याल रखना है, ये देखना है कि पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, उनका भविष्य हम संवारें, उन्हें काम पर ना लगाएं, और इसी के लिए इस कानून की व्यवस्था भी की गई है। एक और बात जो इससे जुड़ी हुई है गौतम जी, अगर किसी बच्चे को संरक्षित किया जाता है इस कानून के तहत, तो उनकी पुनर्वास की बात आती है, इसके लिए क्या कहता है ये कानून? इसके लिए हमारे पास सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं अपना लेकर के आई हैं। बाल सुधार गृह करके जो होता है, या फिर जो भी पेनाल्टीज इंटरप्राइजेज से जो वसूले जाते हैं, उसके लिए भी है कि एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी उन पैसों का इन बच्चों के लिए व्यवस्था करेगी, वैसे बच्चे जो संरक्षित किए जाएंगे। चूँकि जो भी इसमें जो प्रावधान है, अभी आपने देखा कि 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक ले फाइन इम्पोज किया जा सकता है,
और 6 महीना से 2 साल की सज़ा दी जा सकती है। जी। तो ये जो फाइन के जो पैसे जो आएंगे, ये जो फाइन के जो पैसे आएंगे, इन्हीं पैसों को प्लस गवर्नमेंट अपने स्तर से जो कुछ पैसे का मुहैया करती है कि इनकी पुनर्वास, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा कैसे किया जा सके, उसके लिए उन पैसों का व्यवस्था भी की जाती। और आज के डेट में बाल सुधार गृह भी है, जिसमें कि बिहार सरकार या भारत सरकार का बहुत सारा है, जिसमें कि बच्चे जो संरक्षित किए जाते हैं उनको वहाँ पर भेज करके पढ़ाई जी। तो यानी ये कानून इस बात का भी ख्याल रखता है कि अगर बच्चे संरक्षित किए जा रहे हैं तो उनका उचित पुनर्वास भी किया जा सके। और सच पूछिए गौतम जी, तो जो ये कानून है और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो सुंदर समाज की संरचना करना है, जहां हम सभी अपने अपने भविष्य को संभाल सके, और ख़ासकर बच्चों पर ये कानून बात करता है। हम जिक्र कर रहे थे इस अधिनियम के बारे में, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ये कि मान लीजिए अगर किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में ये चिन्हित किया जाता है कि बच्चे काम कर रहे हैं और ये सूचना मिलती है, तो किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं? क्योंकि दंड विधान पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी इन चीज़ों पर रोकथाम लगती है। बताएं हमें। जी, इसमें जो हमारा जो कानून है उसमें धारा 14 में दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है कि ये अगर इस तरह की वारदात किसी भी इंटरप्राइजेज में या किसी भी कंपनी में ये पाई जाती है कि वहाँ पर 14 साल या 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम ली जा रही है, तो वैसी स्थिति में उसमें है कि आपको 6 महीने का, उसमें 6 महीना, कम से कम 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का सज़ा का प्रावधान है, और 20,000 से 50,000 रुपये तक ले उनको फाइन किया जा सकता है जी। इसमें है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वैसे बच्चे जिनका जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए, और जो 14 साल से ऊपर और 18 साल से कम और जिनके माँ बाप से उसकी परमिशन नहीं है जी। उसमें जो क्लॉज जो जोड़ दिया है कि 14 साल वाले पे तो माँ बाप के परमिशन से भी अगर वो काम करवा रहे हैं तो वो उनको दंड के भागी होंगे। लेकिन वैसे बच्चे जिनके 14 से ऊपर और 18 से कम है और उन बच्चों से अगर कार्य लिया जा रहा है तो उसमें माता पिता का कंसेंट जरूरी है। अगर माता पिता का कंसेंट नहीं है तो फिर वही प्रावधान सेक्शन 14 के ही तहत उनको 6 महीना मिनिमम 6 महीना है और मैक्सिमम 2 साल की सज़ा और 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक फाइन की जा सकती है। जी। सच पूछिए तो जो ये कानून बनाए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं उस पर रोकथाम लगाया जा सके, वैसे लोगों को दंडित किया जा सके जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और एक समाज में रहते हैं हम, तो समाज में हम सभी सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सके, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए न्याय व्यवस्था का बहुत ही सुदृढ़ होना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे में मैं उल्लेख करूंगी कि 1 जुलाई 2024 से हमारे न्याय व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आया है। और आपको बताऊं कि भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये कानून प्रभावी हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं। आज के हमारे मेहमान अधिवक्ता हैं तो इस विषय पर जानकारी भी बनती है, तो आइए इस विषय पर भी बातचीत करते हैं आज के हमारे मेहमान श्री गौतम कुमार यादव जी से। अगर मैं बात करूं इस परिवर्तन की, जो ये 3 कानून आए हैं, तो हर आम जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। आप एक अधिवक्ता हैं तो जाहिर तौर पर कानून से आपका सीधा जुड़ाव है, तो एक अधिवक्ता के रूप में इस परिवर्तन को, इन तीनों कानूनों को कैसे देखते हैं आप? ये जो कानून, नया कानून जो आया है जी मैडम, सच पूछा जाए तो ये एक क्रांति है। पहले जो कानून जो व्यवस्था थी, पहले का जो था उसमें और अभी का जो आया है, इसमें अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और इससे बहुत सारा चीज़ जो, जैसे कि अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। पहले जो भी केसेस फाइल हुआ करते थे उसका कोई टाइम लिमिट नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ इस केस इस परिवर्तन में जो हुआ है कि किसी केस को फाइल कर देने के बाद में उसका कब तक रिजल्ट आएगा, हम हारेंगे या जीतेंगे, ये तो बात की बात है। ये कितना समय लगेगा उस चीज़ को इस कानून के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया। बड़ी बात कही आपने। और हर चीज़ को एक लिमिटेशन में रखा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप पुलिस पदाधिकारी हैं तो आप अगर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो सालों साल करते चले जा रहे हैं।
जी। अब एक लिमिटेशन दिया हुआ है कि कोई एफआईआर अगर इंस्टीट्यूट हुआ है तो आपको 60 डेज के अंदर आपको उस इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर देना है, और कंक्लूड कर देने के बाद में उसको सबमिट कर देना है कोर्ट में, जिस पर जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उस मजिस्ट्रेट को उनको भी टाइम दे दिया गया है कि आप उसको 30 दिन के अंदर आप उस चीज़ को आपको चार्ज फ्रेम करना है, बिल्कुल बिल्कुल। और 2 साल के अंदर एट एनी हाउ उसका रिजल्ट दे देना है। और मुझे लगता है गौतम जी ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, क्रांति कहा आपने इस बदलाव को, और पहले की जो व्यवस्था थी कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठ खड़ा होता था कि अगर हमने कोई न्याय के लिए अपील लगाई भी है तो क्या वो न्याय हमें शीघ्रता से मिलेगा या नहीं, क्या हमें उसकी प्रतीक्षा ही करनी होगी। और ये जो त्वरित न्याय की प्रक्रिया है ये इसे सुगम बनाता है, ये परिवर्तन, और ये जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो। अगर मैं बात करूं त्वरित न्याय के बारे में, आपने बताया इसके अलावा भी जैसे समय के साथ बदलाव आया है, तो बहुत सारे ऐसे अपराध आ गए हैं हमारे आसपास हमारे समाज में जो नई तकनीक के द्वारा आए हैं। अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं, आम जनों में ये समस्या देखने को मिलती है। आप न्यूज़पेपर खोलें वहाँ भी कुछ सूचना होती है, आप सोशल साइट्स पर जाएं वहाँ भी ये सूचनाएं होती हैं कि साइबर क्राइम हो रहा है, लोगों को नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा कई ऐसी बातें होती हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है और आपसी संबंधों में भी बदलाव होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं इस भारतीय न्याय संहिता में जिसके द्वारा इन चीज़ों को भी पर भी उचित न्याय लोगों को मिल सके। हम बातें कर रहे थे साइबर क्राइम से जुड़ी हुई, क्योंकि समय के साथ बदलाव आए हैं और इस तरह के क्राइम भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इस संबंध में क्या कहता है ये कानून? हमारा जो अभी का जो कानून है इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जी, पहले हमारे कानून में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को मान्यता नहीं थी, उसको साबित करना और उस चीज़ को प्लेस करना ये बहुत मुश्किल चीज़ होता था। लेकिन अभी जो न्यू जो व्यवस्था जो आई है, नई जो प्रणाली आई है, नया जो कानून आया है, उस कानून के तहत इस बात की पर जोर दिया गया है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी जहाँ भी अगर क्राइम, तो अब कोई भी क्राइम करके बच नहीं सकता है। इस कानून के माध्यम से अगर कोई काम क्राइम करता है साइबर क्राइम के माध्यम से, तो उस समझा जाए कि जो वो पुख्ता सबूत हो गया हो। साक्ष्य अधिनियम में उसको पुख्ता सबूत माना गया है। सिर्फ करना यही है कि जो उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, प्रायोगिक दृष्टिकोण से फॉरेंसिक जांच कराकर उसको साक्ष्य के रूप में उसको प्रस्तुत कर देना है, वो बचेगा नहीं। जी। इस नई प्रणाली के अंतर्गत जो आया है, जो नई व्यवस्था है, उस व्यवस्था में साइबर क्राइम को और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो क्राइम हो रहे हैं उसे भी समेट लिया गया, समेटा गया। पहले ये सब व्यवस्था, ये सब चीज नहीं। तो ये एक मूलभूत परिवर्तन आया है इस कानून के तहत, नए कानूनों के तहत। गौतम जी, जब भी कोई ऐसा जो भी कोई अपराध होता है तो जो सबसे पहला काम होता है वो एफआईआर करना, और उसमें बड़ी परेशानी होती है, और इस न्याय संहिता में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, उसके बारे में बताएं हमें। जी, जो अभी नई जो कानून व्यवस्था है, जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 जो है, इसमें ये जो प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई घटना घटित हो रही हो, कहीं भी वो घटना घटित हो रही हो, पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पहले था कि आपका जहाँ घटना घटित हुआ है उसी क्षेत्राधिकार में आपको जाकर उसकी सूचना मौखिक या लिखित देनी होती थी। और अभी की जो व्यवस्था है, अभी है कि कोई भी घटना कहीं भी अगर घटित हुई हो तो उसकी सूचना आप किसी भी थाने में, ये जरूरी नहीं है, अभी आज का जो प्रावधान है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये घटना अगर इस जगह पर हुई है तो इसकी सूचना हमको इसी लोकल थाना को देना होगा। इसकी सूचना आप कहीं भी जहां आपको जानकारी हो रही है वहीं पर आप दे सकती हैं, और उसके लिए है कि आप भया उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको व्हाट्सएप कर सकती हैं, या ईमेल के माध्यम से आप उसको दे सकती हैं, और उसको एफआईआर, कंडीशन यही है कि जिस दिन आप उस चीज़ को भेजेंगे वो 0 एफआईआर जो है सो रजिस्टर्ड उनको करना होगा। और उसमें है कि 3 दिन के अंदर जो भी पीड़ित व्यक्ति है या जो भी उसका सूचक है, जो भी सूचना देने दिया है, वो जाकर वहाँ 3 दिन के अंदर
उस थाने में वो FIR अपना सिग्नेचर करेगा वो। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। और गौतम जी, बहुत विस्तार से आपने बताया एक तो बाल श्रम अधिनियम के बारे में और साथ ही भारतीय न्याय संहिता के बारे में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज वक्त निकाल कर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो चलिए अब आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारी बात माने, हमें ये बताएं कि कैसा लगता है आपको हमारे ये कार्यक्रम और क्या नया आप देखना चाहते हैं। और इसके लिए आप हमें ख़त भेजें, आप हमें ईमेल करें और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। साथ ही निहारिका को दीजिए अनुमति। हैव अ वंडरफुल वेडनेसडे। नमस्कार।